माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। देखिए, प्लेट जो होती है वो पृथ्वी के ऊपरी जो क्रस्ट होता है पृथ्वी का, उसका दृढ़ भूखंड यानी पृथ्वी के सतह पर जो दृढ़ भूखंड पाया जाता है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, प्लेट उसी के छोटे टुकड़े को कहते हैं। एक्चुअली पृथ्वी जो है इसकी जो भूपर्पटी है वो कई प्लेट्स में या भागों में टूटी हुई है, इन्हीं को हम कहते हैं प्लेट। तो अब समझ गए होंगे आप कि पृथ्वी के दृढ़ स्थलीय भूखंड को हम प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कनाडा के एक भूवैज्ञानिक थे, जे टूजो विल्सन। इन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था इन दृढ़ स्थलीय भूखंडों के लिए। और अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो ये कई विद्वानों के सफल योगदान का ही या उनके प्रयासों का ही परिणाम है, जिसमें मॉर्गन और पिचोन का विशेष योगदान इसमें माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब हम बात करते हैं प्लेट्स की तो इनके किनारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके किनारों के बारे में हमें जानना होता है। तो कुल प्लेट्स में 3 किनारे हम पढ़ते हैं। ये 3 किनारे क्या हैं ये देख लीजिए, फिर इनको मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। पहला होता है विनाशी किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री या विनाशी प्लेट सीमा। इसे अभिसारी या कन्वर्जेंट प्लेट सीमा भी कहते हैं। दूसरा संरक्षी प्लेट सीमा या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री होता है। तीसरा जो होता है वो रचनात्मक प्लेट सीमा या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जिसे हम अपसारी या डाइवर्जेंट प्लेट सीमा भी कहते हैं। देखिए, जो विनाशी प्लेट सीमा होता है, विनाश से मतलब होता है समाप्त करना या तबाह कर देना, खत्म कर देना। तो कुल मिला के यहाँ प्लेट जो होती है ना, प्लेट का क्षय हो जाता है यानी प्लेट समाप्त हो रही होती है। तो विनाशी प्लेट सीमा के सहारे किसी भी प्लेट का क्या होता है, मृत्यु होती है या उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। दूसरा है संरक्षी प्लेट सीमा या कंजर्वेटिव। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब न प्लेट बढ़ रही है न प्लेट समाप्त हो रही है, यानी कि न ही प्लेट का क्षय हो रहा है और न ही कोई नया निर्माण हो रहा है। तीसरा होता है रचनात्मक प्लेट सीमा। रचनात्मक प्लेट सीमा के सहारे नई प्लेट का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रचनात्मक प्लेट सीमा या कंस्ट्रक्टिव, यानी कुछ बन रहा है। वो क्या होता है, वो प्लेट होती है, यानी कि प्लेट में कुछ नए प्रकार के पदार्थों के द्वारा नया निर्माण होता है, जिसे रचनात्मक प्लेट सीमा के सहारे देखा जा सकता है। इसीलिए इसे अपसारी या डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर प्लेट फैल रही है इसलिए इसे अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 6 बड़ी मुख्य प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन महोदय ने 20 प्लेटों के बारे में बताया था, जिन्हें आगे चलकर ली पिचोन महोदय ने 6 बड़ी मुख्य प्लेटों के रूप में और 20 छोटी प्लेटों के रूप में बांटा। ये 6 बड़ी प्लेटें जो हैं, यहाँ देखिए, ये एक भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट हैं। अब देखिए, प्लेट्स होती कितने प्रकार की हैं, तो प्लेट 3 प्रकार की होती हैं। एक महासागरीय प्लेट होती है। महासागरीय प्लेट जो होती है ये ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं होती है, ये 5 से लेकर के 70 किलोमीटर तक की मोटी परत वाली स्थलीय दृढ़ भूखंड होती है महासागरीय प्लेट, 5 से 70 किलोमीटर। और जो हमारी महाद्वीपीय प्लेट होती है इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ये सब याद रखिएगा, ये आगे अभी जब मैं बताऊंगा तो वहाँ इन सब बातों का आपको याद रखना होगा। महाद्वीपीय प्लेट जो होती हैं ये मोटी होती हैं, ये 100 से 200 किलोमीटर की मोटाई वाली होती हैं, ठीक। और जो आपकी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट होती हैं तो ये डिपेंड करती हैं कि उसमें कितना महासागरीय हिस्सा है, कितना महाद्वीपीय हिस्सा है। जैसे कि हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें हिंद महासागर का भी हिस्सा है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है हमारी, ये क्या है, ये अंशतः महाद्वीपीय अंशतः महासागरीय है। तो इसका जो हिस्सा जहाँ टकराएगा वो उस हिस्से के रूप में ही उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो देखी जाएंगी। जैसे अगर देखिए तो भारतीय प्लेट जो है वो अंशतः महाद्वीपीय अंशतः महासागरीय है, लेकिन इसका महाद्वीपीय किनारा किससे टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से इसका महाद्वीपीय किनारा टकरा रहा है। तो ये जो टकराहट होगी ये महाद्वीपीय प्लेट वाली ही विशेषता वाली होगी, ठीक है ना। ये देखिए, प्लेटों की अभिसरण सीमा को हम देखते हैं, यानी कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से आमने सामने आकर के टकराए, और ऐसे में एक महासागरीय प्लेट है यहाँ
एक महासागरीय प्लेट है और दूसरी आपकी ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये वाली। ठीक, तो इन दोनों की टकराहट होगी तो क्या होगा? देखिए, जब प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो यहाँ पर कम घनत्व की जो प्लेट होगी ना, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो भारी होती है या अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ, पृथ्वी के गर्भ की तरफ विलीन होती चली जाती है। और एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर ताप इतना अधिक होता है कि चट्टाने, इस प्लेट की चट्टाने जो दृढ़ रूप में थी वो पिघलने लगती हैं, और पिघल करके वो मैग्मा के रूप में वहाँ पर बन जाती हैं। तो एक बात बताइए, ये प्लेट जब यहाँ पिघली तो यहाँ पर मैग्मा का आयतन बढ़ा, यानी कि जब यहाँ जो मैग्मा पहले से था उसमें और मैग्मा ऐड हो गया। तो अब जब यहाँ मैग्मा बढ़ा तो मैग्मा के आयतन के बढ़ने से यहाँ पर जो चट्टानें होंगी वो दरकने लगेंगी, और जो उन पर फोर्स लगेगा उसकी वजह से यहाँ ऊपर आपको ज्वालामुखी उद्गार दिखाई देगा। तो ये तब होगा जब अधिक घनत्व की सागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट के किनारे से टकराए आमने सामने। इसे हम बोलेंगे अभिसरण गति। ठीक है, ये अभिसरण सीमा है प्लेट की। तो इसके सहारे क्या होगा, जो आपकी ये महाद्वीपीय प्लेट है इसके किनारे पर फोल्ड पड़ेंगे और तटीय वलित पर्वतों का निर्माण होगा। इसे आप देख सकते हैं रॉकीज और एंडीज पर्वत के रूप में, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में एकदम तटों के किनारे उत्तर से दक्षिण दिशा में लंबवत फैले हुए हैं। ठीक, तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट में जब अभिसरण हो रहा है तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं अभिसरण सीमा। यहाँ देखिए, एक प्लेट क्या हो रही है, यहाँ पर विलीन हो रही है और इसके क्षेत्रफल में कमी आ रही है ना, यहाँ पे नीचे जा करके समाप्त हो जा रही है। अब इस प्लेट का ही कुछ हिस्सा तो गायब हो गया ना, यहाँ मैग्मा में परिवर्तित हो गया। ये मैग्मा यहाँ पर सतह पे आया, यहाँ ज्वालामुखी के रूप में, और ये जो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट है ये ऊपर उठी, फोल्ड पड़ा इसमें, और ये पर्वत का रूप ली। एक बात याद रखिएगा, महासागरीय प्लेट हमेशा महाद्वीपीय प्लेट से भारी होगी, क्योंकि महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होगा वो महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये थी प्लेटों की अभिसरण गति या अभिसरण सीमा, जिसमें दो प्लेटें आमने सामने टकराई हैं। ठीक, अब ये देखिए, मान लीजिए कि यदि दो प्लेटें, ये संरक्षित सीमा है, यानी यहाँ पर कोई नई प्लेट का निर्माण नहीं होगा और न ही किसी प्लेट का कोई भी हिस्सा समाप्त होगा या उसमें कमी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्लेटें कोई भी नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को, एक दूसरे के बगल से ऐसे सरक जाएंगी। तो दो प्लेटें जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को ऐसे रगड़ खाती हुई निकल जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर जो इनके हिस्से पे रगड़ खाएगी ना, वहाँ पे क्या होगा, उन हिस्सों पे भूकंप के झटके अनुभव किए जाएंगे और दरारी उद्भेदन से लावा पठार का निर्माण होगा। देखिए, यहाँ से क्या होगा, पठार का निर्माण होगा, किसी नई प्लेट का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ दरारी उद्भेदन से निर्मित हुआ है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप पर लावा पठार ही तो है, वो क्रिटेशियस काल में बना। तो उसी प्रकार से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकेंगी और किसी भी नए प्लेट का निर्माण नहीं करेंगी। प्लेट का निर्माण करना दूसरी बात है और पठार का निर्माण करना दूसरी बात है। ठीक, तो ये अगल बगल से ऐसे निकल जाएंगी बिना किसी को कोई नुकसान किए आपस में एक दूसरे को। ठीक, अब मान लीजिए कि दोनों प्लेटें एक ही दिशा में चल रही हैं, वहाँ तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा से आकर मिल रही थी, यहाँ दोनों प्लेटें एक ही दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक, तो इनके किनारे पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होगा, भ्रंश यानी फॉल्ट। अब एक प्लेट की गति कम है, ये कम गति वाली प्लेट है ये, और एक प्लेट की गति ज़्यादा है, ये ज़्यादा तेज गति से चल रही है। तो कुछ समय के बाद आप ये स्थिति देखेंगे, यानी कि जो एक प्लेट है वो पीछे रह जाएगी, एक प्लेट थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो जो प्लेट थोड़ी सी आगे बढ़ेगी वो यहाँ पर रूपांतरण भ्रंश का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पर भी किसी भी नई प्लेट का निर्माण या किसी भी इन दोनों प्लेटों में से किसी के भी हिस्से का क्षय नहीं होगा, ये बस एक दूसरे को रगड़ खाती हुई बढ़ जाएंगी। कुछ भूकंप के झटके महसूस होंगे, हो सकता है कुछ लावा पठार का निर्माण हो, जैसे ब्राज़ील में पराना का पठार है, भारत में आपका दक्कन का लावा पठार है। ठीक, ऐसे ही आप देखेंगे यूएसए में कोलंबिया का पठार। इस टाइप के जो लावा पठार हैं इनका निर्माण होगा संरक्षित सीमा के सहारे। ठीक,
अब ये देखिए, ये आप लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं एकदम इस तरीके से, यानी कि आमने सामने तो होती हैं लेकिन विपरीत दिशा में खिसक रही हैं। तो इससे क्या होता है कि बीच का जो हिस्सा होता है ना वो खुल जाता है, और नीचे से जो संवहन तरंगें होती हैं वो सीधे उठ करके और ऊपर दरारी उद्भेदन, यानी जो ये दरार बना ना इन दोनों के खिसकने से उल्टी दिशा में, इस दरार के सहारे ये मैग्मा जो है सतह पर आ जाता है। ये क्रिया अमूमन महासागरीय प्लेटों के बीच में ही देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने बताया कि इनकी जो परपटी होती है ये क्या होती है, ये कम मोटी होती है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे दरारी उद्भेदन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब ये मैग्मा सतह पे आया तो ये क्या कर रहा है, इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर गिर रहा है। अब आप देखेंगे कि पहले ये प्लेट यहाँ थी और अब इस प्लेट का हिस्सा इस दरारी उद्भेदन के बाद यहाँ आ गया, यानी कि इस प्लेट में विस्तार हो रहा है। ये देखिए, इस प्लेट में ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा नया जुड़ गया। तो मध्य महासागरीय कटक के सहारे, ये देखिए ये मध्य महासागरीय कटक है, इसके सहारे नई प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए इसे रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर सरक रही हैं और जो मैग्मा है वो ऊपर आकर के नई प्लेट का निर्माण कर रहा है। इसे सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि सागर का जो नितल है, सी फ्लोर है, वो स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। ठीक, तो ये किस क्रिया के तहत हो रहा है, ये जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर यानी अपसारी सीमा के सहारे हो रहा है, फैल रही हैं। ठीक है, और ये देखिए, अब जो मैंने आपको बताया था कि विनाशी प्लेट सीमा यानी कि अभिसारी, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे व्ययित हो जाए या छेपित हो जाए या फिर अंदर गर्भ की तरफ चली जाए। तो देखिए, अभिसरण जो होता है वो प्लेटों पर तीन प्रकार से होता है। एक तो जब महासागरीय प्लेट किसी महासागरीय प्लेट से टकराए, दूसरा एक महासागरीय प्लेट हो और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट हो, और तीसरा दोनों की दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हों। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि महासागरीय प्लेट टकराएगी आपस में आमने सामने या अभिसरण होगा इनका, तो क्या होगा। देखिए, जब प्लेटें महासागरीय और महासागरीय आमने सामने आएंगी तो सबसे पहले इनमें भी एक प्लेट ऐसी होगी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो वो दूसरी प्लेट के नीचे व्ययित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऐसे समझिए। उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके कुछ हिस्सों का क्या होगा, यहाँ पर नाश हो जाएगा। और वो नाश कैसे होगा कि इसकी चट्टान जो है वो एस्थेनोस्फेयर में, एस्थेनोस्फेयर का मतलब ऐसा भाग जहाँ पर कि जो मैग्मा है वो हमेशा तरल अवस्था में होता है। ठीक, ये मेंटल के हिस्से ही होते हैं एस्थेनोस्फेयर, और ये आपका जो ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का, जिसे हम स्थलीय भाग कहते हैं, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। तो जब लिथोस्फेयर का एक भाग एस्थेनोस्फेयर में जाएगा तो पिघल जाएगा और यहाँ मैग्मा बनेगा। तो ये प्लेट जब नीचे की तरफ जा रही है तो क्या करेगी, वो पिघल जाएगी, पिघल करके मैग्मा यहाँ फॉर्म करेगी, और जब मैग्मा का आयतन बढ़ेगा तो वो दूसरी प्लेट को फोड़ करके और बाहर आएगा। ये देखिए, महासागरों के भीतर ये ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। इन ज्वालामुखी क्रिया से क्या होगा कि ये लावा जैसे ही बाहर आएगा मैग्मा, वैसे यहाँ लावा जमता जाएगा, जमते जमते ये महासागरों की सतह से ऊपर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप या वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक, तो इससे महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के टकराव से ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। आपस में अगर ये दो प्लेटें टकरा रही हैं तो वोल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन होगा। अब यदि मान लीजिए कि एक प्लेट महासागरीय है और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय है और ये दोनों आमने सामने टकरा रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो महासागरीय प्लेट है ये क्या होगी, भारी होगी। तो महासागरीय प्लेट भारी, मैंने बताया ना कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी ही होगी क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। तो महासागरीय प्लेट जिसका घनत्व ज़्यादा है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की तरफ प्रवेश कर जाएगी और एस्थेनोस्फेयर में जा करके पिघल जाएगी। इसकी चट्टानें यहाँ पिघल जाएंगी और मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ मैग्मा का चूंकि आयतन बढ़ गया है तो इस वजह से ये मैग्मा अब ऊपर की तरफ प्रवाहित होगा और जो दरारों के द्वारा ये ऊपर निकलेगा, सतह पे आएगा। उसके बाद इसे हम बोलेंगे ज्वालामुखी
विस्फोट, एक विस्फोट के साथ ये बाहर आएगा। और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, इसका अगला हिस्सा यानी अग्रभाग, ये क्या होगा, ये वलित हो जाएगा, क्योंकि इस पर संपीड़न, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है ना, सड़ासी की तरह। ये देखिए, एक इधर से एक इधर से, तो ये बीच का हिस्सा क्या होगा, वलित हो जाएगा ऐसे। तो संपीड़न की वजह से बीच का हिस्सा इसका वलित होगा और तटीय वलित पर्वतों की रचना होगी। ये देखिए, मान लीजिए कि ये बाहरी प्लेट है महासागरी, और ये आपकी महाद्वीपी, ये दोनों एक दूसरे के सामने आई। इसका ये हिस्सा नीचे गया महासागरी प्लेट का, और यहाँ मैग्मा का फॉर्मेशन हो, मैग्मा बाहर ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सामने आया। और जो हिस्सा महाद्वीपीय प्लेट का महासागरीय प्लेट से टकराया, वहाँ पर तटीय वलित पर्वतों की रचना हुई, जैसे एंडीज और रॉकी पर्वत। और जो महाद्वीपीय प्लेट है, इसका अगला भाग और जो महासागरीय प्लेट है, इसका अगला भाग जहाँ टकराते हैं ना, वहाँ एक गर्त बनता है महासागरों में। यानी कि महाद्वीपों के जस्ट आगे ही आपको खाइयाँ मिलेंगी, गर्त मिलेंगी। ये देखिए यहाँ गर्त, ऐसे आप फिलीपींस में देख सकते हैं मैरियाना ट्रेंच। ये फिलीपींस प्लेट और जो प्रशांत प्लेट है, उनके अभिसरण की वजह से बन रही है यहाँ। ये फिलीपींस, इसको फिलीपींस गर्त भी बोलते हैं, जो मैरियाना ट्रेंच है, ये दुनिया की सबसे गहरी गर्त है। ठीक, तो महाद्वीपों के जस्ट आगे एक खाई, अग्रखंड का निर्माण, जिसे अग्रखंड कहते हैं। ठीक, इसे बेनियोफ जोन भी बोलते हैं। इसी के सहारे, यानी इसी खाई के सहारे ही ये जो महासागरीय प्लेट है, ये पृथ्वी के भूगर्भ में अंदर जाएगी और उसका जो चट्टाने हैं वो पिघल करके और मैग्मा के रूप में फॉर्म होगा। ठीक, तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के सहारे तटीय वलित पर्वतों का निर्माण होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, और महाद्वीपों के अग्रभाग पर गर्त का निर्माण होगा। ठीक, इसे यहाँ भी देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, चिली गर्त है, और ये नाज़का प्लेट, और इधर से आपकी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। यहाँ पर आपको चिली गर्त का फॉर्मेशन दिखाई देगा एकदम अग्रभाग पे। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो पूरी उत्तर से दक्षिण दिशा में फॉकलैंड द्वीप तक चली गई है। यहाँ पर आपको माउंट कोटोपैक्सी दिखाई दे रहा होगा। माउंट कोटोपैक्सी एक्चुअली में एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि इक्वेडोर में है। इसे चमकती चोटी भी कहते हैं। माउंट कोटोपैक्सी को चमकती चोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लावा होता है वो काफ़ी चमकदार फॉर्म में बाहर आता है, तो इस वजह से इसको चमकती चोटी यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने नाम दिया है। तो माउंट कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, और ये जो है नाज़का प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है, और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराई तो तीन चीज़ें हुई। पहली तो एक वलित पर्वत जो कि तटीय हो, तो यहाँ देखिए एंडीज वलित पर्वत का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। दूसरा ज्वालामुखी क्रिया, ये माउंट कोटोपैक्सी, ठीक, ये आपको दिख रही है इक्वेडोर में। और तीसरा एक अग्रखंड, यानी महाद्वीप के जस्ट आगे एक गर्त, तो ये चिली गर्त आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब ये देखिए, जब महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी, देखिए महाद्वीपीय प्लेट जो होगी, इनकी जो मोटाई होगी ये ज़्यादा होगी। तो मोटाई ज़्यादा होने की वजह से इनका जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में छेपित होने की गति होगी वो भी काफ़ी धीरे होगी, या इनका कुछ ही हिस्सा, मतलब थोड़ा सा ही हिस्सा अंदर की तरफ उस जगह पर पहुंच पाएगा स्टेनोस्फीयर के, जहाँ की इसकी चट्टानें पिघल पाएँ। तो इससे मैग्मा का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। अब जैसे ये देखिए भारतीय प्लेट है ये, और इधर से यूरेशियन प्लेट, ये दोनों जब आपस में टकराती हैं तो भारतीय प्लेट का घनत्व तो ज़्यादा है, चूँकि ये अंशतः महासागरीय भी है, इस वजह से भारतीय प्लेट का घनत्व तो ज़्यादा है। तो भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है या नीचे की तरफ धंस जाती है। तो जब भारतीय प्लेट नीचे की तरफ धंसती है तो इसका कुछ चट्टानी हिस्सा पिघल करके मैग्मा का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये मैग्मा उतनी मात्रा में नहीं बन पाता कि यहाँ उतना फोर्स क्रिएट करे कि ये सतह के ऊपर आ सके। इसीलिए ये मैग्मा आभ्यंतरिक चट्टानों यानी प्लूटनिक रॉक्स के रूप में बैथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्डाइक, ये जो विभिन्न फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं, जो प्लूटनिक रॉक्स होते हैं, उनके उस रूप में ये दरारों में ही अंदर ही जम जाता है। तो ये प्रश्न यदि आपसे कोई पूछे कि क्यों भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने के बावजूद भी जो ज्वालामुखी हैं वो भारत के
उत्तर में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि दोनों प्लेटें क्या हैं, स्थलीय हैं या महाद्वीपीय हैं, इस वजह से इनकी मोटाई ज़्यादा है। दोनों प्लेटों की मोटाई ज़्यादा होने की वजह से जो मैग्मा का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा मात्रा में हो नहीं पाता, और जितना मैग्मा बनता है वो उतना पर्याप्त नहीं होता कि वो सतह तक पहुंच पाए। इसीलिए वो गर्भ में ही, यानी कि हिमालय के नीचे ही प्लूटोनिक रॉक्स के रूप में दरारों में जम जाता है। तो ये तो हो गई आपकी ज्वालामुखी क्रिया की बात। तो जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो ज्वालामुखी क्रिया सतह पर नहीं होती है। कहाँ होती है? सतह के अंदर ही होती है, और सतह के अंदर प्लूटोनिक रॉक्स के रूप में ज्वालामुखी का लावा जो है वो जम जाता है। दूसरा फॉर्मेशन यहाँ पर होगा वलित पर्वतों का। ये जो महाद्वीपों के भीतरी भाग में वलित पर्वत बनते हैं उसे इससे समझा जा सकता है। जैसे भारतीय प्लेट आगे बढ़ रही है, इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, तो अब जो भारतीय प्लेट है ये क्या करेगी, एक प्रेशर या दबाव देगी। इधर से भी एक दबाव पड़ा, तो दोनों तरफ के दबाव की वजह से ये जो बीच का हिस्सा है, ये प्लेट का बीच का हिस्सा क्या होगा, वलित हो जाएगा, और जिसे हम समझ सकते हैं हिमालय पर्वत के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और होगा, जो प्लेट है भारतीय प्लेट, ये जब नीचे की तरफ छेपित होगी, व्ययित होगी, तो एक अग्रखंड बनेगा। जैसे कि चिली गर्त के समय बना, वहाँ फिलीपींस में मेरियाना ट्रेंच के समय मैंने आपको समझाया कि एक गर्त बना, तो वैसे ही एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराएगी तो एक गर्त उसके सामने बनेगा, जिसे फोर डीप यानी अग्रगर्त भी बोलते हैं, अग्रखंड भी बोलते हैं। तो इस अग्रखंड में क्या होगा कि इन पर्वत श्रेणियों से जो नदियां आएंगी वो यहाँ पर अपना जो अवसाद है वो जमा करेंगी, और उससे एक मैदान का फॉर्मेशन होगा। जैसे उत्तरी भारत का जलोढ़ मैदान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान की गहराई के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये 2 किलोमीटर की गहराई का अवसाद यहाँ पर जमा हुआ है, 2 किलोमीटर। यानी उत्तरी भारत के मैदान में जो गर्त बना था ये लगभग 2 किलोमीटर गहरा था। तो इसको नदियों ने अपने अवसादों से भरा, और इसकी गहराई कितनी है, 2 किलोमीटर। तो ये आप देख रहे हैं कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो सतह तक आने से पहले ही दरारों में जम जा रहा है क्योंकि इसके पास फोर्स उतना नहीं है। दूसरा वलित पर्वतों का निर्माण, जैसे कि हिमालय, कैलाश, काराकोरम, हिंदू कुश, ये सब वलित पर्वत हैं, क्युनलुन, त्यानशान। और अग्रगर्त के सहारे यहाँ पर जलोढ़ मैदान का निर्माण। तो आपको ये 3 फॉल्ट्स के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। HFF जो कि अग्रगर्त के सहारे, यहाँ पर आपको एक फॉल्ट दिख रहा होगा HFF, और MBF यहाँ पर दिख रहा होगा शिवालिक और लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय के बीच में, MCT लेसर हिमालय और मेन हिमालय के बीच में। तो जो HFF है इसी के सहारे अभी भूकंप महसूस किया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली में लगातार ये तीसरा भूकंप था जो अभी कुछ दिन पहले फिर से महसूस किया गया 3.5 का। तो ये भूकंप तभी आएंगे जब ये प्लेटों के मूवमेंट में कोई रुकावट आएगी। जैसे कि मान लीजिए भारतीय प्लेट आगे बढ़ रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, अब इसके नीचे जाने में कहीं कोई रुकावट आ गई है हल्का सा, कुछ सेकंड के लिए, अब उसको रिलीज करने के लिए फोर्स लगाएगी, और जब वो रुकावट रिलीज होगी तो वो फोर्स, वही ऊर्जा जो है वही भूकंप के रूप में सतह पर आएगी। तो इसलिए ये जो प्लेट है इसके मूवमेंट में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, इस वजह से ये भूकंप हमें महसूस हो रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो अमूमन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी पृथ्वी के जो विभिन्न महाद्वीप हैं, जो महासागरीय तली है, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है या उनमें आगे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, इनके बारे में जानने के लिए। दूसरा भूकंपीय क्रियाओं के बारे में, ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में जानने के लिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आई होगी। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ नीचे कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच।